जय हिंद दोस्तों। आज हमारा डे 3 है जो कि 75 हार्ड चैलेंज का डे नंबर 3 है। आज हम एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है एस्ट्रोनॉमी एंड स्पेस साइंस। चलिए शुरू करते हैं। एस्ट्रोनॉमी एंड स्पेस साइंस। हम इस चैप्टर में एस्ट्रोनॉमी यानी जो हमारा खगोल विज्ञान है और स्पेस साइंस के बारे में बात करेंगे। खगोल विज्ञान में इसमें यूनिवर्स के बारे में बात कर रहे होंगे। इसी को हम कॉस्मोस बोल देते हैं। ये अनलिमिटेड, इसकी कोई लिमिट नहीं है। ये अनलिमिटेड है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। पहला नंबर पॉइंट। दूसरा नंबर, स्पेस में स्पेस हम यूनिवर्स किसे बोल देते हैं? हम यूनिवर्स बोलेंगे जितनी सेलेस्टियल बॉडीज हैं। सेलेस्टियल बॉडीज, जितनी हमारी सेलेस्टियल बॉडीज हैं, चाहे उसमें स्टार्स हों, प्लेनेट हों, सैटेलाइट हों, इन सभी को हम क्या बोलेंगे? सेलेस्टियल बॉडीज बोलेंगे, खगोल पिंड बोलेंगे। वैसे तो हमारा जो एस्ट्रोनॉमी है, खगोल विज्ञान है, उसके बारे में बहुत पहले से ही लोगों के अंदर विचार आते रहे हैं। जो आदि मानव थे वो बिजली को देखकर कड़कना, सूर्य को देखना, चंद्रमा को देखना, पृथ्वी को, तो विभिन्न विभिन्न सारे कंसेप्ट आए। उन्हीं कंसेप्ट को हम लोग इसमें जानेंगे आगे। वो कई सारी करोड़ों गैलेक्सी से मिलकर बना होता है। जो गैलेक्सी हैं वो कई सारी स्टार्स से मिलकर बनी होती हैं। जो स्टार्स होते हैं उनकी खुद की प्रकाश होता है। सबसे पहले एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टार्स की। स्टार्स होते क्या हैं? सबसे पहले स्टार्स होते हैं जिनकी ओवन लाइट हो, खुद का प्रकाश हो, जो खुद की प्रकाश की वजह से क्या करें? शाइन करें। यानी ऐसी सेलेस्टियल बॉडी, मतलब ऐसे खगोल पिंड जिनका स्वयं का प्रकाश हो, स्वयं के प्रकाश की वजह से वो चमके, उनको बोले हम लोग स्टार्स। जैसे हमारा सन स्टार है, हमारा अर्थ हो गया, मून हो गया, ये स्टार नहीं है। आप बोलेंगे कि मून तो चमकता है, मून के पास तो लाइट है। मून के पास लाइट, सन की जो लाइट होती है मून पे पड़ती है, मून उस लाइट को रिफ्लेक्ट करता है हमारी पृथ्वी पे। तो मून की खुद की लाइट नहीं होती, सन का खुद का प्रकाश होता है। सन का प्रकाश किस वजह से होता है? स्टार्स में जैसे मान लो हमारा सन है, सन किस वजह से चमकता है? सन में हाइड्रोजन प्लस हीलियम एक गैस पाई जाती है। सन के अंदर एक प्रोसेस होती है जो होती है न्यूक्लियर फिजन के द्वारा, प्रोसेस के द्वारा जो सन होती है, सन का खुद का प्रकाश होता है। हम इस हीलियम, हाइड्रोजन, सन के गैसों के बारे में, सन का टेम्परेचर, ये हम जब सन के सूर्य के बारे में पढ़ रहे होंगे तब इसको हम डिटेल में जानेंगे। अभी सिर्फ हम स्टार्स के बारे में बात करते हैं। जिनका खुद का प्रकाश हो उनको हम स्टार्स बोल देते हैं। तो जितने करोड़ों स्टार्स मिलकर, लाखों करोड़ों स्टार मिलकर एक गैलेक्सी का निर्माण करते हैं। ऐसी कई सारी करोड़ों गैलेक्सी हैं, अनगिनत गैलेक्सी हैं, वो सभी मिलकर यूनिवर्स बनाती हैं, कॉस्मोस बनाती हैं। तो ब्रह्मांड हमारा छोटा नहीं, ब्रह्मांड हमारा अनंत है, इसका कोई अंत नहीं है। तो वो हमारा ब्रह्मांड है। उसके चारों तो बीच में सेंटर में ब्लैक होल है, उसके बारे में हम जानेंगे आगे, कभी डिटेल में पढ़ेंगे। सिर्फ अभी हम इतना सा जानते हैं। अब हम बात करते हैं जो विभिन्न वैज्ञानिक आए, विभिन्न वैज्ञानिकों ने कौन कौन से सिद्धांत दिए, किसके बारे में? यूनिवर्स के बारे में। अभी हम यूनिवर्स के, ब्रह्मांड के बारे में जानेंगे। जो हमारा ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में भी हमारा अपना खुद का एक सोलर सिस्टम है जिसको बोलेंगे आवर सोलर सिस्टम, हमारा सौरमंडल। हमारे सौरमंडल में एक तो सन होता है, इसके 8 प्लेनेट होते हैं। 8 प्लेनेट में हमारे पहला नंबर मरकरी, दूसरा वीनस, तीसरा अर्थ, चौथा मार्स, पांचवा जुपिटर, छठवां यूरेनस, सैटर्न, सातवां यूरेनस, आठवां नेपच्यून, 9th नंबर का हमारा ग्रह हुआ करता था प्लूटो। वो 2006 या 2007 में जो वैज्ञानिकों की मीटिंग हुई जिनेवा में,
वहां पे वैज्ञानिकों ने प्लूटो को ग्रह नहीं माना है, बौना ग्रह माना है, ड्वार्फ प्लेनेट माना है। क्यों नहीं माना है? क्योंकि ये जो ग्रह हैं, ये प्लेनेट है, ये सब चारों ओर, जो सन है हमारा, सूर्य है, सूर्य के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं, चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इसके अपने अपनी ऑर्बिट में घूमते हैं। लेकिन प्लूटो ग्रह क्या था, जो प्लूटो हमारा प्लेनेट था, वो सन के चक्कर तो लगाता है लेकिन ऑर्बिट में इसके नहीं घूमता। इनका खुद का एक ऑर्बिट होता है जिसमें ये सूर्य के चक्कर लगाते हैं। इतना इनके पास मास होना चाहिए कि गोल हो, तब हम इनको ग्रह शामिल करेंगे, खुद का प्रकाश ना हो उनके, और किसी स्टार के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, तब इनको क्या बोलेंगे? प्लेनेट बोलेंगे। चलिए इसको छोड़ते हैं, अभी हम बात करते हैं, इसको भी हम आगे डिटेल में कंप्लीट कर रहे होंगे। अभी हम बात करते हैं जो विभिन्न वैज्ञानिक उन्होंने क्या सिद्धांत दिए। चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले सिद्धांत टॉलमी ने दिया। जो टॉलमी वैज्ञानिक थे, ग्रीक साइंटिस्ट थे, टॉलमी ने सबसे पहले यूनिवर्स के बारे में बताया, कॉस्मोस के बारे में बताया। यूनिवर्स में भी हमारे टॉलमी वैज्ञानिक तो ग्रीक से साइंटिस्ट थे। ये ग्रीक एस्ट्रोनॉमर्स थे। एस्ट्रोनॉमर्स का मतलब है ये ग्रीक के एस्ट्रोनॉमर, खगोल वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने एक सिद्धांत दिया जिसको हम कहते हैं जियोसेंट्रिक थ्योरी। ये जियोसेंट्रिक थ्योरी क्या है? जियोसेंट्रिक सिद्धांत दिया। जियो मतलब पृथ्वी, जियो मतलब अर्थ, सेंट्रिक मतलब सेंटर, CENTER, ठीक है। तो इन्होंने पृथ्वी को क्या माना? केंद्र माना। मतलब हमारे सौरमंडल में पृथ्वी को क्या माना? केंद्र माना। सौरमंडल पृथ्वी को केंद्र माना, कहने का मतलब है हमारा जो सन है, ये रहा हमारा सन को नहीं, पृथ्वी को केंद्र माना। हमारा ये तीसरे नंबर का ये मरकरी, ये वीनस, ये हमारा अर्थ प्लेनेट है। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने ये बताया ये ग्रह हैं, ये जो सन है, इवन ये सन और बाकी के प्लेनेट ये क्या कर रहे हैं? ये पृथ्वी के चक्कर लगा रहे हैं। पृथ्वी सेंटर में है। हमारे जो सोलर सिस्टम है या जो हमारा यूनिवर्स है, उस समय इनको ज्यादा तो पता नहीं था। ये कब की बात है? ये 140 AD की बात है, BC की बात है। बताया कि जो अर्थ है हमारे केंद्र में है, इसके चारों ओर जो विभिन्न प्लेनेट है, सन है, इसके चारों ओर क्या कर रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं, पृथ्वी हमारे बीच में है। तो किसने दिया? टॉलमी ने सिद्धांत दिया। ग्रीक एस्ट्रोनॉमर्स ने कब दिया? 140 BC में दिया, यानी। और जियोसेंट्रिक थ्योरी बताई इसने कि पृथ्वी केंद्र में है, बाकी की सारी चीजें इसके जो अदर सेलेस्टियल बॉडी है वो पृथ्वी की क्या कर रही है? चारों ओर चक्कर लगा रही है। अब दूसरे वैज्ञानिक के बारे में जानते हैं। हाँ, माफ करिएगा, यहाँ हमारा AD है, BC नहीं है, क्योंकि AD और BC का क्या मतलब है? BC का मतलब है बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट का मतलब जो अंग्रेजों के भगवान क्रिश्चियन थे उनके जन्म से पहले। AD के बारे में बात करें, आफ्टर डेथ भी कह सकते हैं, एनो डोमिनी भी कहते हैं, एनो डोमिनी। तो एनो डोमिनी या फिर आफ्टर डेथ, तो ये 140 AD की बात है। साइंटिस्ट थे, एस्ट्रोनॉमर्स थे, उनके बारे में जानते हैं। दूसरा है हमारे कोपरनिकस। कोपरनिकस ने एक थ्योरी दी थी, उस थ्योरी का नाम है हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। हेलियोसेंट्रिक थ्योरी कब दी थी? 1543 AD, 1543 AD में। जो कोपरनिकस हमारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने हेलियोसेंट्रिक थ्योरी दी। हेलियो, देखिए ये हेलो है, हेलियो मीन्स मतलब होता है सन, सेंटर मतलब होता है केंद्र। तो इन्होंने सन को क्या माना? सन को केंद्र में माना। ये वैज्ञानिक पोलिश वैज्ञानिक हैं, जो कि पोलैंड देश है, जो कि पोलिश एस्ट्रोनॉमर है। इन्होंने क्या माना? जो हमारा सन है वो तो केंद्र में है, सन के चारों ओर बाकी के जो विभिन्न प्लेनेट है वो चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। ध्यान रखना है, कोपरनिकस ऐसे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्लेनेटरी मोशन का कंसेप्ट बताया। प्लेनेटरी मोशन कंसेप्ट मतलब है जो प्लेनेट है वो सन के चारों ओर मूव कर रहे हैं। इन्होंने सन की स्थिति बताई कि सन हमारा स्थिर है या सन भी घूम रहा है। इन्होंने कहा सन स्थिर है, ऑब्जेक्ट है,
ऐसे जो सन है वो यहाँ पे सन मूव नहीं कर रहा है, सन है इसके चारों जो ग्रह है प्लेनेट है वो मूव कर रहे हैं, इसके चारों घूम रहे हैं। तो कहने का मतलब पूछा जा सकता है प्लेनेटरी मोशन किसने बताया, प्लेनेटरी मोशन, ग्रहों का गति का नियम किसने दिया, कोपरनिकस ने दिया। आपको ध्यान रखना है कोपरनिकस ने कौन सी थ्योरी थी, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी थी। हेलियोसेंट्रिक थ्योरी में सन को केंद्र माना जाता था, उसके चारों जो प्लेनेट है वो क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। चलिए अभी हम दूसरे वैज्ञानिक के बारे में जानते हैं। वैज्ञानिकों के बारे में बात करते हैं और वैज्ञानिक थे जैसे केपलर के बारे में बात करते हैं। केपलर ने ग्रहों के नियम के बारे में बताया। अभी हमने कोपरनिकस के बारे में पढ़ा, अब हम केपलर के बारे में पढ़ते हैं। लॉज ऑफ प्लेनेटरी मोशन। हमें इसमें प्लेनेट के बारे में, जो प्लेनेट का मोशन है वो किसने बताया, केपलर ने बताया। केपलर का ही नियम लेकर जो आइजैक न्यूटन थे, आइजैक न्यूटन ने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में उन्होंने फॉर्मूला दिया। जो हम 11th क्लास में ग्रेविटी चैप्टर है या ग्रेविटेशनल चैप्टर है उसमें हम बहुत जानेंगे। जो आइजैक न्यूटन ने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बताया और उनके नियम थे वो केपलर लॉ से ही ड्राइव थे, इन्हीं से संबंधित थे। तो केपलर ने क्या किया, जो केपलर थे उन्होंने बताया जो सन है, सन के चारों प्लेनेट तो मूव कर रहे हैं, ये किसने बताया, ये बताया कोपरनिकस ने। लेकिन जो सन के चारों ओर जो प्लेनेट मूव कर रहे हैं वो अपने एलिप्टिकल पाथ का पाथ का मतलब है ऐसे जो सन के चारों गोल चारों तरफ ऐसे करके अपना अपना ऑर्बिट में घूम रहे हैं। क्या घूम रहे हैं, अपने अपने ऑर्बिट में। तो ऑर्बिट का कंसेप्ट किसने दिया, केपलर ने दिया। आपको ध्यान रखना है जो केपलर ने ऑर्बिटरी मोशन का यानी सन के चारों ओर एलिप्टिकल पाथ में चारों तरफ जो सन के चारों ओर ग्रह घूम रहे हैं वो किसने बताया, केपलर ने बताया। अब हम आगे जानते हैं और वैज्ञानिकों के बारे में। दोस्तों अब हम गैलीलियो के बारे में बात करेंगे। जो गैलीलियो एक महान वैज्ञानिक रहे। गैलीलियो 1564 से लेकर 1642 तक के समय के बारे में बात करते हैं। ये जो केपलर थे उनके कंटेम्प्रेरी थे, उनके समकालीन थे जो गैलीलियो थे। गैलीलियो ने क्या किया, जब मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी चल रहा था, मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी की खोज चल रही थी, जिस समय मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी पीरियड शुरू हुआ, मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी 1609 की बात है। 1609 में गैलीलियो ने एक रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप की खोज की। तो पूछा जा सकता है सबसे पहले रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप किसने खोज की, गैलीलियो ने की। आपको ध्यान रखना है गैलीलियो ने रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप की खोज की थी। और इसके बाद गैलीलियो ने एक और काम किया, जो सन का जो स्पॉट था, सन में फाइंड स्पॉट इन द सन, उन्होंने सूर्य में धब्बों की खोज की कि सूर्य में स्पॉट हैं, धब्बे हैं। किसने खोज की, गैलीलियो ने एक और खोज की थी, जो एक सूर्य की तरह से ही एक स्टार, जो नियरेस्ट स्टार आफ्टर सन, सूर्य के बाद सबसे नजदीक तारा है वो है प्रोक्सिमा। ये इंपॉर्टेंट है, प्रोक्सिमा सेंचुरिया। तो नियरेस्ट स्टार जो सन के बाद दूसरा सबसे नजदीक तारा है वो क्या है, प्रोक्सिमा सेंचुरी है। तो आपको ध्यान रखना है प्रोक्सिमा सेंचुरी के बारे में किसने बताया, गैलीलियो ने बताया। गैलीलियो जो कि हमारे केपलर थे उनके समकालीन थे, उनकी आइडियोलॉजी को मानते थे, उनकी विचारधाराओं को मानते थे। मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी 1609 में गैलीलियो ने एक रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप की खोज की। टेलीस्कोप से गैलीलियो ने जुपिटर, जो हमारा जुपिटर प्लेनेट है,
जुपिटर हमारा सौरमंडल का सबसे बड़ा प्लेनेट है। जुपिटर के गैलीलियो ने 4 सैटेलाइट की खोज की। किसने? गैलीलियो ने। आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले सैटेलाइट की खोज किसने की? गैलीलियो ने की। कौन से ग्रह की? जुपिटर की। कौन से? रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप से की। रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप कब आया? 1609 में आया। आपको ध्यान रखना है, सूर्य के बाद सबसे नजदीक तारा कौन सा है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। तो ये हमारे वैज्ञानिक थे, और भी हम वैज्ञानिकों के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे। दोस्तों, अब हम हर्शल के बारे में बात करेंगे। एक और हमारे वैज्ञानिक हुए हर्शल। ये हर्शल ये ब्रिटिश एस्ट्रोनॉमर थे। कौन थे ये? ब्रिटिश एस्ट्रोनॉमर। ब्रिटिश एस्ट्रोनॉमर इन्होंने क्या किया? इन्होंने पूरे यूनिवर्स को, होल यूनिवर्स को इन्होंने स्टडी किया। किससे? थ्रू टेलीस्कोप। इन्होंने टेलीस्कोप से यूनिवर्स को स्टडी करने के बाद इन्होंने बताया जो हमारा यूनिवर्स है वो इननंबरेबल है, मतलब इसको हम गिन नहीं सकते, एंडलेसली है। एंडलेसली मतलब कभी खत्म नहीं होने वाला। तो यूनिवर्स हमारा वो विशाल है, कभी खत्म नहीं होगा। हमारा जो सोलर सिस्टम है वो एक गैलेक्सी का पार्ट है। इतनी हजारों करोड़ों गैलेक्सी है। किसने बताया? ये हमको हर्शल ने बताया। आपको ध्यान रखना थोड़ा सा, ये आपको हर्शल ने बताया। यूनिवर्स के बारे में आगे कंटिन्यू और करते हैं बात। यूनिवर्स के बारे में ऐसे तो कई सारे सिद्धांत आए, कई सारे लोगों ने व्याख्या दी हमारा यूनिवर्स कैसे बना होगा। कई सारे लोगों ने एज्यूम किया, तब इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि इतने विकास कर सकें, अनुमान लगाया। कई सारे लोगों ने टेलीस्कोप से रिसर्च की। उसमें सबसे एक प्रमुख जो सिद्धांत है, थ्योरी है, वो मानी जाती है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी, इसको हिंदी में कहा जाता है महाविस्फोटक सिद्धांत। महाविस्फोटक सिद्धांत को किसने दिया? एफ जॉर्ज लेमेंथर। एफ जॉर्ज लेमेंथर ने इसके बारे में क्या बताया? बिग बैंग थ्योरी में क्या बताया? यूनिवर्स जो हमारा ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में जो भी हमारे प्लेनेट है, ये सारी चीजें एक जगह पे एकाकी परमाणु के रूप में या एकाकी रूप में ये क्या थे? संगठित थे, अत्यधिक संकेंद्रित। इनमें बहुत ज्यादा कंप्रेस फोर्स लगा हुआ था, बहुत ज्यादा क्लोजली अटैच्ड थे। क्लोजली अटैच्ड होने के कारण इसमें प्रेशर हाई था। प्रेशर क्या था? दाब क्या था? प्रेशर हाई था, टेम्परेचर भी हाई था, यानी तापमान भी इनका ज्यादा था। बहुत ज्यादा कंप्रेस फोर्स लगने के बाद इसमें एक अचानक से विस्फोट हुआ। उसी विस्फोट को बिग बैंग कहा गया, महाविस्फोट कहा गया। महाविस्फोट से पता चलता है कि जो बिखरा हुआ ये सन है, हमारे प्लेनेट, हमारे 8 प्लेनेट हैं, और ये सैटेलाइट हैं जो कि मून है हमारे, ये सभी तब बने हैं जब हमारा सन है उसी साल पुराना है। महाविस्फोटक सिद्धांत, ये थ्योरी लगभग मानी जाती है आज से 13.7 अरब वर्ष पहले हुआ था। जो पृथ्वी पर जीवन आया है वो लगभग आज से 4.5 अरब वर्ष पहले आया हुआ है। तो ये हमारी बात हुई बिग बैंग थ्योरी के बारे में। किसने दी? एफ जॉर्ज लेमेंथर ने दी। इन्होंने क्या बताया? जो ब्रह्मांड हमारा एकाकी परमाणु एकत्र पर संकेंद्र था, संकेंद्र के कारण इसमें बहुत ज्यादा प्रेशर आया। प्रेशर कार्य करने के कारण इसमें टेम्परेचर बहुत था। इसके साथ अचानक से विस्फोट हुआ। विस्फोट होने के बाद कई सारे ग्रह छोटे छोटे रूप में टूट गए। फिर ये निरंतर ठंडे होने लगे, काफी समय लगा। मौसम चेंज हुआ, कई सारे क्लाइमेट चेंज हुए, कई करोड़ों साल लगी। करोड़ों साल के बाद धीरे धीरे सूर्य से दूरी के कारण ये धीरे धीरे ये ठंडे हुए। ठंडे होने के बाद ये ग्रह बने। ऐसे करके आगे ये चीजें चलती गई। कंटिन्यू करते, ब्रह्मांड में अभी भी लगातार विस्तार हो रहा है, लगातार फैला हो रहा है ब्रह्मांड। हमारा जो ब्रह्मांड है उसमें अभी भी विस्तार हो रहा है। विस्तार के बारे में किसने बताया? एडविन
हब्बल ने बताया, एडविन हब्बल ने बताया जो ब्रह्मांड है उसमें लगातार अभी भी विस्तार जारी है। विस्तार जारी के लिए नासा ने एक प्रयोग किया। नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, जैसे भारत की इसरो है वैसे अमेरिका की नासा है। 2001 में एमएपी एक प्रयोग किया, माइक्रोवेव एनिस्टोट्रॉपी प्रोब, ये एक उन्होंने प्रयोग किया 2001 में, जिससे पता चलता है लगातार यूनिवर्स में, हमारे ब्रह्मांड में लगातार विस्तार हो रहा है। एक रेड शिफ्ट परिघटना जो हमारे यूनिवर्स में रेड शिफ्ट परिघटना, सुपरनोवा, ये सारी चीजों से हमको पता चलता है ब्रह्मांड का विस्तार जारी है। रेड शिफ्ट परिघटना, सुपरनोवा स्टार में होती हैं, जैसे हमारे स्टार्स होते हैं, तो स्टार्स में हमारे किस तरीके से सुपरनोवा, व्हाइट ड्वार्फ बन जाता है, ब्लैक ड्वार्फ बन जाता है, इसके बारे में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको शेयर करिएगा, बाकी का आप जानते ही हैं। आपको अच्छा लगा हो तो ठीक, और नहीं लगा हो तो कुछ सुधार करने हमको तो ज़रूर बताइएगा। बाकी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।